अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह Good morning, बखैर। everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा, what a day yesterday, by the way. What a day indeed। और पता है क्या, तहलका खेज सनसनी खेज तो होता है, लेकिन साथ ही इस्तराब और बेचैनी भी इस कौम की बढ़ रही है। पहले हमारे पास कम मसाइल हैं कि इस तरह के बयानात और इस तरह का माहौल जब पैदा होता है तो एक आम आदमी, हम भी आप सोचिए कि अगर बेचैनी एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं तो आम आदमी किन हालात से गुजर रहा होगा। सो ये भी सोचना चाहिए कि कुछ अहम ऐलानात जो इस महीने मतलब नवंबर में मुतवक्के हैं, क्या वो पहले कर कर इस इस्तराब को ज़रा होल्ड किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, मेलो किया जा सकता है या नहीं। कल फैसल वाडा साहब पीटीआई के रहनुमा, ऑल्दो पीटीआई अब उनसे ज़रा दूरी इख्तियार कर रही है, जिस लम्हे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उसके बाद से पीटीआई के आप सोशल मीडिया ट्रोल्स देखें या उनके यूट्यूबर्स देखें, उन्होंने फैसल वाडा साहब के खिलाफ ट्रेंड्स और बातें करना शुरू कर दी हैं। उनको शो कॉज नोटिस भी हो गया। हुआ क्या कल? अच्छा, हुआ ये कि जल्दी से ये भी बता दें, यू आर वेरी राइट, कि कल की पूरी एक आपको अहवाल दे दें कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर फैसल वाडा की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की पूरी तरह जो है, मैं क्या कहूँगी, उनको पूरी तरह हिलाई दी है उन लोगों को। और फैसल वाडा ने अरशद शरीफ से मुतालिक तहरीक इंसाफ के बयानिए की धज्जियाँ जो हैं वो बिखेर दी हैं। और यही नहीं बल्कि ये तक कह दिया कि अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश में तहरीक इंसाफ के लोग भी मुलव्विस हैं। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली ये जो उन्होंने की। और फैसल वाडा के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट या किसी इदारे के अरशद शरीफ के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा ने सिर्फ अरशद शरीफ के मामले तक बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में भी साफ साफ कह दिया कि लॉन्ग मार्च वो में लाशें भी गिरेंगी और लाशें देख रहे हैं, जनाजे देख रहे हैं। बहुत ही उन्होंने ग्रिम तस्वीर जो है उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को बहुत करीब से गोली मारी गई है, या तो गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत करीब से मारा गया है। इनकी मौत हादसा नहीं, कत्ल है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिस साजिश के हिस्से के अंदर पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। इसके पसे पर्दा वो मंसूबाबंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि अरशद शरीफ की मौत की साजिश का सरगना इमरान खान लगता है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदा लेना चाहिए। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फैसल वाडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेश नजर रखें तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। पीटीआई से तलक तो उनका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज उन्होंने बात कर दी है तो मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में, उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। इस बारे में उनसे जो है वो कोई जो है वो बईद नहीं कि वो इन गैदरिंग्स को जो है वो हिट करने की जो है वो कोशिश करें। और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके इल्म में है कि वो केपीके में जो है वो मौजूद पाए गए हैं, मौजूद पाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, ऑब्वियसली इसके बाद एक रिएक्शन तो होना था। फैसल वाडा की हंगामा खेज कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ में हलचल मच गई। फैसल वाडा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इमरान खान के फैन भी ट्विटर पर मुतहरक हो गए। वाडा रॉन्ग नंबर टॉप ट्रेंड करने लगा। पीटीआई रहनुमाओं ने
तोपों के रुख जो हैं वो फैसल वाउडा की तरफ मोड़ दिए। और असद उमर ने कहा फैसल वाउडा का बयान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी नहीं। एजाज चौधरी बोले फैसल वाउडा अब पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे और उन्होंने लॉन्ग मार्च खराब करने की कोशिश की है। साथ ही आपको बताएं फवाद चौधरी जैसे तेज और तरार आदमी के भी हवास जो हैं वो गुम हो गए। बोले उन्हें तो समझ ही नहीं आई कि वाउडा ने ये सब क्यों किया और क्या कहा। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी फैसल वाउडा को शो कॉज नोटिस उन्होंने जारी कर दिया और इल्जाम लगाया कि फैसल वाउडा को इंपोर्टेड हुकूमत ने लॉन्च किया है एकदम से। इस पर फैसल वाउडा ने वसीम मदामी के ही शो में जवाब भी दिया और उन्हें कहा कि अगर उनकी वजारत के कच्चे चट्टे वो खोलने पे आ जाएं तो अली जैदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आया हो जाएंगी। खुरम शेर जमान बोले द लेजेंड ऑफ फैसल वाउडा के नाम से फिल्म चलाई गई है। इमरान खान कल जुमे को सुबह 11 बजे लाहौर से अपना मार्च जो है वो शुरू करने का इरादा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन साथ ही कहा कि हुकूमत के पास कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। लेकिन कल फैसल वाउडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च में खून खराबे और जनाजे उठने का दावा किया और सर्टनली एक खौफ की लहर तो इससे फैली है। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं। और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है दौलत की। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन आगे आपको और भी बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च इनकलाब नहीं बल्कि मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जो पीटीआई से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ वो लगवाना चाहते हैं जिसमें इमरान साहब चाहते हैं कि जी मेरा बंदा हो। कोई जो ना वो इनकलाब शिनकलाब नहीं है, कोई ये इनकलाबी बंदा ही नहीं है। ये झूठा आदमी है, चोर लोगों को कहता है, खुद सबसे बड़ा चोर है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इसका लॉन्ग मार्च फेल होना ही होना है। ये मेरी बात नोट करनी चाहिए। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने भी तैयारी पकड़ ली है। मुजाहिरीन ने निपटने के लिए आंसू गैस समेत दीगर तमाम सामान मंगवा लिया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया कि आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया जाएगा। अब तक तो आपको पता है पाकिस्तान की तारीख यही रही है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं गिरती। अब इस बार भी मुबस्सरीन यही कह रहे हैं कि इमरान खान जितने लोग भी ले आए वो आइन और कानून से बाहर जाकर हुकूमत को हटा नहीं सकते। फिर ऐसे मार्च के जरिए खान साहब क्या हासिल करना चाहते हैं ये तो देखना बाकी है, लेकिन एक इस्तराब बड़ा है, बेचैनी बड़ी है। और कल रात की फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे सवालात को जन्म तो दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, अब आपको पता ही है उनके बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं इससे पहले, लेकिन इसके बिल्कुल मुतजाद बात यह है कि अपोजिशन जो फैसल वाडा को कभी संजीदा नहीं लेती थी अब वो कह रही है कि फैसल वाडा की बातों को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है अदरवाइज अगर आप पीटीआई को देखें तो बड़ा एक यूनाइटेड फ्रंट होता है उनका, लेकिन फैसल वाडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ जो हुई है वो डिविजन्स बहुत सामने आ गई और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और एक्सपोज करने की भी बातें जो हैं वो सामने आ गई। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की क्या तैयारी है, क्या मनसूबाबंदी है? शुक्रिया एहसन साहब। एहसन साहब, इमरान खान के करीबी साथी ने आपको पता ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया, उन शहीद को। अब ऐसी साजिश की गई जिसका नतीजा जो है अरशद शरीफ साहब के कत्ल की सूरत में निकला। साजिशी ही सर्टनली उनके मुताबिक, फैसल वाडा के मुताबिक उनकी मौत का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हुकूमत का स्टांस हम जानना चाहते हैं। आप लोगों ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या उससे पहले आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी हमसे शेयर करें ताकि कुछ क्लैरिटी तो आए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही अफसोसनाक बात है कि अरशद शरीफ साहब की हलाकत पर पूरी कौम गमज़दा है और वज़ीर आज़म से लेकर हर सतह के ऊपर न सिर्फ इस वाक़े की मज़म्मत की गई है बल्कि इसकी
शफाफ तहकीकात के लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मैं सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को पता था कि उनकी जान को ख़तरा है और अगर पीटीआई के कायदीन के मुताबिक उनके पास ये भी मालूमात थी कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क किसी कत्ल का निशाना बनाया जा सकता है, तो उन्होंने खुद उन्हें बाहर क्यों फेंका, उन्हें क्यों बाहर जाने दिया, उन्हें उस मौत के फंदे में क्यों फेंका, धकेला? अगर इतने खतरात थे तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नहीं है? क्या पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है? क्या यहाँ पर उनके पास एलीट स्क्वाड्स नहीं है? क्या उनको वो हिफाजती दस्तों में और उनकी निगरानी में नहीं रख सकते थे? क्या उनके अपने चीफ मिनिस्टर हाउस की एनेक्सीज नहीं है? क्यों उनको बाहर जाने पे मजबूर किया जहाँ पर कोई उनकी मदद भी नहीं कर सकता था? लिहाजा ये सब कुछ एक सियासी एजेंडे के तहत अब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी मज़मूम हरकत है। अच्छा, ये भी बताइएगा एहसन इकबाल साहब कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी फैसल वाउडा साहब ने बता दिया कि खून बहेगा और लाशें गिर सकती हैं। बहुत सी बड़ी इन्होंने खौफनाक किस्म की डराई दिया ये बातें करके। तो अगर ऐसा होने वाला है तो फिर तो हुकूमत पर लाजिम है कि ये सब होने से रोका जाए, क्योंकि एक बंदा उनका अपना ये बता चुके हैं कि ये होने वाला है। कैसे रोकेंगे? देखिए, हुकूमत इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जदाश्त लेकर गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉन्ग मार्च का नोटिस ले, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान को किसी इंतशार के मार्च की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी बहाली के लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। 1 नवंबर को वज़ीर आज़म चीन जा रहे हैं, इसी तरह सऊदी अरब के वली अहद का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्की है। ये सब वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को मुआशी बहाली की तरफ लेकर जा रही हैं। इस मौके पर अगर इमरान खान साहब एक नाम नहाद लॉन्ग मार्च के जरिए दुनिया को ये तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार है, आप पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करें, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप पाकिस्तान के साथ मुआशी रवाबित को आगे ना बढ़ाएं, तो वो किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत हमें इस्तेहकाम की है, यकजहती की है, इंतशार की नहीं है। मैं इस मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं कहूँगा, ये फितना मार्च है। ये मुल्क के अंदर एक फितना पैदा करने की मार्च है ताकि अवाम के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ाया जाए, और इमरान खान साहब उससे अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। ठीक जी, क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सर्टनली हुकूमत को इस मामले को तो संजीदा लेना चाहिए। अगर फैसल वाउडा साहब ये कह रहे हैं कि इस किस्म की कोई मजमूम साजिश या प्लानिंग है, कल राना सना ने भी कह दिया कि दहशतगर्द किसी भी किस्म की गैदरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता ही है खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मौजूदगी के हवाले से वैसे ही मुबैना इत्तलात हैं। सो इसको किस तरह कंटेन करना है, रोकना है, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड हम सब पाकिस्तानी हैं, और एक शख्स की जान भी अगर जाती है, अल्लाह ना करे, या किसी को आंच भी आती है तो जवाब दे तो अल्टीमेटली हुकूमत को ही होना पड़ेगा। जब एक वार्निंग पहले आ चुकी हो विद इन द पार्टी रैंक्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। मदर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मदर साहब, सबसे पहले तो आपसे भी यही बात कर लेते हैं। फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उनका ये कहना कि बड़ा लॉन्ग मार्च में पहले अगर रहे, फिर अरशद शरीफ की बात पे आते हैं कि लॉन्ग मार्च में खून खराबा हो सकता है, लाशें गिरेंगी, बड़े कॉन्फिडेंस से वो ये सारी चीज़ें कह रहे थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जी अब्दुल्ला, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है साहब, आपको आ रही है हमारी आवाज़? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आज जो उसका जनाजा है, आई होप कि पीसफुली और एक रिस्पेक्ट के साथ उसकी तदफीन हो, क्योंकि ये भी खदशात हैं कि शायद उस मौके पे नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें हों, तो जो एक रिस्पेक्ट होती है, आई होप कि वो रिस्पेक्ट मलूज़ ख़ातिर रखी जाए। और एक जर्नलिस्ट का, एक सीनियर जर्नलिस्ट का, एक टॉप एंकर का जिस तरह कत्ल हुआ है, जिस तरह उसकी शहादत हुई है, तो उसको एजाज़ के साथ ही जो है वो उसकी तदफीन होनी चाहिए। बाकी ये कि फैसल वाउडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो फ्रंट लाइन लीडर हैं। उन्होंने जो बात की है वो अपनी जगह, लेकिन उस बात के पास उनके पास शवाहिद क्या हैं वो उन्होंने नहीं बताए। और खुद एक उन्होंने, ज़ाहिर है उनकी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं,
सबसे ज़्यादा रिएक्शन उनका आया है, और वो समझ में आने वाला है, क्योंकि एक तरफ वो जो वर्कर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक ज़ाहिर है जो ख़ास तौर पे इस तरह की फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, यंग क्राउड बहुत ज़्यादा इमरान खान के साथ है, उनके अंदर एक अनसर्टनिटी आ गई है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि फैसल वाडा ख़ुद भी कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च में जाएंगे, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो खून ही खून देख रहा हूँ। इस तरह की बातें शेख रशीद भी करते रहे हैं, लेकिन और इससे ज़्यादा आगे बढ़ के बाद ख़ास शेख रशीद ने बातें की हैं। शेख रशीद साहब ने तो ये भी कहा था एक ज़माने में कि जी हमला कर दो, जला दो, गिरा दो। अब इस तरह की जो बातें होती हैं उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। इस तरह की बातों से गवर्नमेंट जो है वो लेती है और पोजीशन लेती है। अब वो ये पोजीशन ले सकते हैं कि जी देखें, और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये वो सुप्रीम कोर्ट में जब भी अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक तरीके से एविडेंस के तौर पे पेश एक रेफरेंस के तौर पर यूज़ की जाएगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन सर्टनली हुकूमत को सोचना चाहिए और सबको फिर देखना चाहिए कि अगर एक शख्स ऐसा कह रहा है, दावा कर रहा है, तो उसके पीछे क्या वजूहात या क्या हक़ाइक़ हैं। अच्छा, अरशद शरीफ साहब शहीद के कत्ल के हवाले से जो बातें की हैं फैसल वाडा ने, मज़हर साहब एक आम पाकिस्तानी से पूछें ज़रा, बिकॉज एवरीबडी इज़ सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टेड इन दिस मर्डर, बिकॉज सर्टनली एक टॉप एंकर थे, सीनियर सहाफ़ी थे, लोगों ने पसंद करते थे। कन्फ्यूजन बढ़ी है, कम हुई है? आपको क्या समझ आया है, वो क्या कहना चाह रहे थे किल फैसल वाडा? देखिए, मैं फिर ये बात करूँगा अब्दुल्ला के फैसल वाडा साहब जो भी बातें कर रहे थे उसके उनके पास शवाहिद क्या हैं। अब सिर्फ ये बात करना कि इस तरह हुआ था और इस तरह नहीं हुआ था, ये तो मैं भी यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर उनके पास फैक्ट्स हैं, उनके पास एविडेंस है, तो ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, इसके आगे सब इसको सामने जाके वो स्टेटमेंट दे दें जब वो कीनिया से वापस आएँ, बजाय इसके। और स्टेटमेंट देने के बाद भले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टेटमेंट देने से पहले एक सेंसेशन क्रिएट करना बगैर किसी सबूत के, क्योंकि उन्होंने कोई सबूत तो नहीं रखे, बस वो ये कह रहे हैं मेरा फोन है, फोरेंसिक करा लें इसका। फोन भी दिखा के उनको शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए मेरे नुक्ते नज़र से, कि उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं आखिरी दिनों तक अरशद शरीफ से इन कॉन्टैक्ट था, तो उनका मोबाइल फ़ोन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उन्हें जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए। ये तो होता है एक जिम्मेदारी का सबूत। उसके बाद आप भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, शवाहिद दें, सब कुछ दें, लेकिन जहां शवाहिद देने हैं वहां अब तक आपने शवाहिद नहीं दिए। वो टीम तो अब नैरोबी गई हुई है। बिल्कुल मदर साहब, शवाहिद भी आ जाएंगे, लेकिन एक रिएक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम विद इन पीटीआई फ़ौरन से आ गया। मतलब फवाद चौधरी को तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। उनकी तो अली जैदी ने उनको शो कॉज नोटिस दे दिया। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि शिपिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, मिनिस्ट्री में क्या हो रहा था। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ए थरथल्ली सी विद इन पीटीआई ज़रूर मच गई है इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि खुद जो इमरान खान साहब हैं वो पिछले 3 जब से अरशद शरीफ का वाक़या हुआ है, वो उनकी बेशतर तकारीर जो है वो अरशद शरीफ के ही गिर्द घूमती हैं। तो इसलिए ऐसे मौके पे सबसे ज़्यादा सेटबैक तो खुद इमरान खान साहब को हुआ होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब वो उनको निकालें, शो कॉज नोटिस दें, मेंबरशिप मुअत्तल करें, लेकिन अगर फैसल वाडा साहब के पास कुछ शवाहिद हैं तो वो खुद इमरान खान साहब के लिए बहुत डैमेजिंग होगा। लेकिन अगर उन्होंने महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक सेंसेशनल, एक सनसनी फैलाई है, तो फिर फैसल वाडा के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इम्पॉर्टेंट यह है कि उसकी तहकीकात होनी कैसे चाहिए मेरे नुक्ते नज़र से, और उनकी तहकीकात बिल्कुल उसी पैटर्न पे होनी चाहिए जिस पैटर्न पे सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खुशगी की हुई थी। उसी पैटर्न पे होनी चाहिए। स्कॉटलैंड यार्ड या यूएन के लोगों को इंगेज करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसे इंटरनेशनल जो है इन्वेस्टिगेटर्स को इंगेज करेंगे तो न सिर्फ ये कि इसकी तहकीकात की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी,
बल्कि फिर उन पर उंगली नहीं उठेगी। वरना अगर तहकीकात के नतीजे में कोई और चीज़ सामने आती है तो पीटीआई या दूसरे लोग कहेंगे कि जी ये तो तहकीकात गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसी से कराई है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल जिस अंदाज में मर्डर एक हुआ है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन हो जिसमें सबको एतमाद हो। लेकिन आई वंडर कि इंक्वायरी मतलब एक शख्स अपनी जान से चला गया, लेकिन इंक्वायरी कमीशन पे भी इंडिपेंडेंट भी बना लेंगे तो फिर भी एतराज उठाने वाले मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वो है डिवीजन हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ये सही बात की है कि फैसल वावड़ा शुड कम अप विद द प्रूफ, वरना ट्रैक रिकॉर्ड उनका यही है कि वो सेंसेशनलिज्म भी बहुत करते हैं। तो अगर कोई प्रूफ है तो उसको सामने लेके आए। हमने आपको बताना ये है कि हमारा तो मैच है ही पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, और वो आपको पता है ना जिम्बाब्वे में पाकिस्तानी मिस्टर बीन वाला भी एक किस्सा चल रहा है। वो भी चल रहा है लेकिन 4 बजे होगा जी पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच। दुआएं आप मुसल्ले बिछा लें और दुआ करें। और कल बड़ा ही अपसेट हुआ है, जल्दी से ये भी आपको बता दें कि इंग्लैंड आयरलैंड के मैच में बारिश होगी पहले तो डकवर्थ लुइस मेथड से आयरलैंड जीत गया मैच बाय 5 रन्स। कैन यू इमेजिन, इंग्लैंड हार गया, आयरलैंड जीत गया। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीजें हो रही हैं और बारिश तो हर मैच में ही ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। बट वी डोंट वांट इट। आपको पता है ना हमारे लिए ये मैचेस खेलना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मैच है उस पर बात करते हैं। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे उनकी माहिराना राय लेते हैं। थैंक यू मोइन भाई, बताइएगा क्या हमें कोई चेंज करना चाहिए या उसी टीम को आजमाना चाहिए जो हमने भारत के खिलाफ मैदान में उतारी थी? जिम्बाब्वे नो डाउट एक छोटी टीम है, बट आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना पड़ेगा। और फुल स्ट्रेंथ में मेरा अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान की जो टीम थी जो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ खिलाई है उसी टीम के साथ जाना चाहिए और हमारे पास छठा बॉलर है, इफ्तिखार से बॉलिंग करानी चाहिए, इफ्तिखार से चांस लेना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि पिच की कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपको एडिशनल एक फास्ट बॉलर डालना चाहिए, ज़रूरत है, तो बिल्कुल एक डालना चाहिए वहाँ पे फास्ट बॉलर। फिर उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा नेचुरली कि आपने या तो एक स्पिनर को ड्रॉप करें या आप किसी और प्लेयर को जो है वो ड्रॉप करें, या एक बैट्समैन को आसिफ जो कि आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, मे भी उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं या हैदर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जिस तरह रन रेट का हम देख रहे हैं कि यकीनन जो बारिशें हो रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ेगा जहाँ पे सिचुएशन ऐसी आए आपके बैट्समैन बिल्कुल सेट हो ये जाए, भी बात तो समझ आ गई। लेकिन एक हमारा मसला है मिडिल ऑर्डर का, जिसपे हमने बड़ी बात की है, लेकिन वो मसला जो है वो वहीं का वहीं है। तो आपकी नज़र में हैदर और आसिफ का मजीद चांस बनता है या अब कुछ दिल फ़खर वगैरह इन लोगों को लाया जाए? देखिए, आप मेक शिफ्ट किसी को भी बैटिंग नहीं करा सकते। जिसका जो नंबर है, पाकिस्तान की अगर टीम की सिलेक्शन देखी जाए तो इस टीम के अंदर 4 से 5 ओपनर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अब आप उन्हीं में से लोगों को फिर मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में जाके परफॉर्म करेंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं, पिछले आप 1 साल से ही देख रहे हैं कि एक मैच में अगर ये मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करती है तो उसके बाद 8 मैचों में परफॉर्म नहीं करती। तो आई थिंक ये जो होना था वो तो हो गया। अब चूँकि आपके पास यही स्ट्रेंथ है, इसी के साथ आपको जाना है, तो कप्तान का, कोच का काम है यहाँ पे, ये मेंटोर का काम है कि इन्हीं प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दें और इन्हीं से जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं कोशिश करनी चाहिए कि निकलवाएं। अच्छा, आपको पता है मोइन भाई कि इस वर्ल्ड कप में बारिश ने ज़रा पॉइंट्स टेबल डिस्टर्ब किया हुआ है और पाकिस्तान को जनूब अफ्रीका वाला मैच वॉश आउट होने का फ़ायदा हुआ था। आज भारत नीदरलैंड के मैच में भी बारिश की पेशगोई की जा रही है, तो अगर ये वाला मैच नहीं होता तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, बारिश का तो नेचुरली छोटी टीमों को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या जो टीमें हार रही हैं इस टूर्नामेंट में उनको नेचुरली थोड़ा सा 1 पॉइंट के साथ गेन मिल जाता है। बट मैं समझता हूँ जिस तरह का ये फॉर्मेट है उसमें पूरे मैचेस होने चाहिए और इसका रूल भी यही कहता है कि मिनिमम 5 ओवर जिसमें जो है वो अगर हो जाते हैं तो रिज़ल्ट सामने आ जाता है। नेचुरली जब भी ये मैचेस बारिश की नज़र होते हैं तो मुझे लगता है कि छोटी टीमों को फ़ायदा होता है। तो ये पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी अगर इस तरह होता है तो पाकिस्तान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आसानी होगी, बिकॉज के ऑलरेडी साउथ अफ्रीका जो है वो एक मैच उनका ऐसा डिस्टर्ब हो चुका है। थैंक यू मोइन भाई फॉर बीइंग विद और जो होगा वो तो होगा। 4 बजे जी ये मैच है और पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बस ये दुआ करेंगे बारिश ना हो, क्योंकि बारिश ना फिर वो आपका वो जो रियल चांस होता है वो ऑलमोस्ट खत्म। अच्छा, ये जरा बेहतर टाइम पे हो रहा है, पता है दोपहर 1 बजे भी होता है तो कुछ ना कुछ इंसान मसरूफ होता है, कुछ कर रहा होता है, सुबह सुबह तो वैसे ही काम पे होते हैं
और दोपहर में भी काम ही चल रहा होता है, ज़रा 4 बजे थोड़ा सा तो टाइम लिहाजा मिलेगा। अब्दुल्ला से पूछ के इन्होंने ये इसका टाइम जो है वो फिक्स किया था। और तो 4 जिम्बाब्वे बजे तो सूट तुला से- हुआ है कि उसने पाकिस्तानी मिस्टर दूसरा बीन मैच जो है- हमने भेजा था, असल मिस्टर बीन उन्होंने डिमांड की थी, हमने अपने मिस्टर बीन भेज दिए, उसका बदला लेने के लिए तुले हुए हैं वो लोग। अच्छा 12 बजे एक और मैच भी है, इंडिया और नेदरलैंड्स का। नेदरलैंड्स सोचो हु वुड हैव सेड दैट, बट एनीवे इट्स अ गुड टीम। तो वो भी होगा और उसके बाद पाकिस्तान का तो होएगा ही मैच। होएगा क्या होता है, होगा, होएगा इज नो वर्ड। सब कुछ छोड़ दे, कंपटीशन की बात हो रही है तो एक मूवी जिसने सारों को पीछे छोड़ दिया है वो है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि 200 करोड़ की दौड़ में शामिल हो चुकी है। मतलब इतना कमा रही है मूवी, इतना कमा रही है कि मैंने भी कल जाके देख ली मूवी। अंदाजा करें तो मेरी भी कंट्रीब्यूशन है इन करोड़ों में थोड़ी सी, एंड इट इज वर्थ वाचिंग। मैं कभी झूठ ना और खबर बोलूं। ये भी आई है कि भाई खबर जैसे ही देख के निकली पता लगा जिन सिनेमा में, जिन सिनेप्लेक्स में नहीं लगी हुई थी मूवी, अब मूवी सब मतलब मैं जगह काफी लग दूर गई है देखने के लिए, लेकिन अब मेरे घर के भी बड़े करीब सिनेमाज में भी लग गई है, बट इट वाज वर्थ इट, आई एम ठीक नॉट है। कंप्लेनिंग। तो खास तौर पे अगर आप बैरून मुल्क देखें ना, जो बिजनेस हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सी मूवीज, बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनकी मूवीज आजकल लगी हुई हैं, उनको पीछे छोड़ दिया। पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग। सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इनकी Yeah. मेगा बजट फिल्में भी शायकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हैं। एंड यू नो व्हाट, बिकॉज द मतलब मूवी ये इज कोई- वर्थ वाचिंग। एंड बॉलीवुड में लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट तो- कि फवाद खान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फैन in फॉलोइंग है, बट Bollywood। प्लीज मुझसे पूछे ना कि मेरा क्या, मुझे कैसा कैसी रहा लगी। आपका तजर्बा? तो अगर मैंने किसी को अव्वल नंबर अवार्ड देना है ना मौला जट अदाकारी में। अदाकारी में, तो दैट वुड बी गौहर रशीद, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ A माखा। lot of people मतलब have said that फिनोमिनल, ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ टू प्ले दैट मतलब रोल। माखा का जो किरदार है माखा का उन्होंने सुना किरदार। है कि अमर कर दिया। टू गुड। मतलब यू एक्चुअली गेट स्केयर्ड ऑफ हिम। और बाकी तो अच्छे थे ही। मस्ट वॉच मूवी। अब्दुल्ला देख लें बस, क्या चाहते हैं कंट्रीब्यूट करो इन करोड़ों में। बताते हैं कब देखनी है। जी, पाकिस्तान को आज जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है मैच खेलना है, और पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ऐसी है कि ये मैच हारना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब पहला हार चुके हैं, जैसे कि अभी अब्दुल्ला भी कह रहे थे, फिर भी एक कमज़ोर टीम समझते हुए हम शाहीन जो है, हम सारे शाहीन को, हम तो वैसे अपनी टीम को तो शाहीन कहते हैं, लेकिन हम अभी शाहीन आफरीदी की बात कर रहे हैं, उनको कुछ रेस्ट मेरा करवा दिल सकते चाह रहा हैं, था कि हम कह दें कि हम कैसा उनको perform रेस्ट करेंगे। करा सकते हैं, या आपको लगता है कि उनका बस रिदम नहीं है, मैच खेलेंगे तो उनका रिदम बेहतर होगा, या फिर अल्टरनेटिव राय आपकी? शाहीन को हमने देखा अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, उसकी बॉल स्विंग हुई उस दिन इंडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। उनको ज़रूर खिलाना चाहिए, नया बॉल से मैक्सिमम ओवर करा दें, क्योंकि आप अब जितने भी मैच खेल लो, कोशिश ये करनी है कि मैचेस में मार्जिन रखें ताकि आपका जो नेट रन रेट है वो बेहतर हो, क्योंकि कोई भी मैच आपका किसी कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ भी बारिश की नज़र हो सकता है। तो आई थिंक कि मोहम्मद वसीम को ये हैदर अली की जगह लेके आए, जहां उस दिन इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान एक बॉलिंग ऑप्शन की वजह से फंस गया था, जहां नवाज़ को या स्पिनर्स को बॉलिंग करानी ही पड़ी। तो इसलिए मोहम्मद वसीम को लेके आए, 8 नंबर पे वो बैटिंग भी कर सकते हैं, और इस तरह से शाहीन को अब जो डेथ में ज़्यादा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो शाहीन के जो न्यू बॉल है उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, 3 ओवर उनके करा दें, और उनका जो 1 ओवर है वो देखें बीच में 8, 10 से 12 के दरमियान 1 ओवर उनका करा दें। उनको कॉन्फिडेंस चाहिए और ये मैच उनको दे सकता है। वसीम आएगा तो आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगी, जहां अगर आपने स्पिनर्स से नहीं भी कराने तो आपको एक एडेड एडवांटेज होगा बॉलिंग में। चलिए, ये आपकी ओपिनियन है। अच्छा, साथ साथ हम ये भी बता दें कि इस वक्त जो मैच हुआ है वो ख़त्म हो गया है साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका ने 205 बनाए हैं, टारगेट 206 का दिया है, 5 उनके आउट हुए हैं। इज दिस द मतलब 200 क्रॉस किया, इट्स अ बिग टारगेट। इट इज़ इंडीड अ बिग टारगेट, लेकिन ठीक है, होता है। हमने भी आपको पता है एक चेस किया था इंडिया के खिलाफ कुछ अर्से पहले। खैर, आकिब भाई, कमिंग बैक टू हमारा मैच, एक और चीज़ सामने आई है। पाकिस्तान को अब 4 फास्ट बॉलर्स वाली पॉलिसी पर जाना पड़ेगा। वसीम या हसनैन में से किसको चांस मिल सकता है? दोनों में से बेहतर चॉइस आपको लगता है क्या होगी? देखिए, वसीम बेहतर है, पिछले दिनों वो रेगुलर खेले भी हैं, और थोड़ा बैटिंग में 8 नंबर पे आपको एक चाहिए होती है सपोर्ट, क्योंकि आपके साथ एक बैट्समैन नीचे आ रहा होता है, और आप इस तरह की थोड़ी आपको बैटिंग आनी चाहिए कि एट टाइम्स आप रोटेट कर दो स्ट्राइक, या आपको 3-4 बॉल मिले उनके ऊपर आप 1 से 2 बाउंड्रीज लगा सके। तो वो 8 नंबर के लिए वो मेरा ख्याल है कि बेहतर चॉइस है बैटिंग में भी और
बॉलिंग में भी, क्योंकि बॉलिंग में आपने देखना है कि आपको डेथ ओवर्स का बॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि शाहीन अभी उस तरह से डेथ ओवर जब कराने पड़ते हैं, यॉर्कर लगाने पड़ते हैं, तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। आई थिंक न्यू बॉल बॉलिंग कवर है, डेथ बॉलिंग में आपको एक एडेड बॉलर को लेना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, जो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, कि हम देख रहे हैं जिस तरह अक्सर मैचेस में बारिश जो हो रही है उससे ऑब्वियसली मैच मुतासर हो जाता है, तो टीमों की अप्रोच यही नज़र आती है कि पूरे 20 ओवर की प्लानिंग ना करें और जितने रन शुरू में जल्दी से बना सकते हैं तो वो बना लें। तो पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली ऐसा जारहाना, आपको पता है, फाइटिंग मिडिल ऑर्डर तो है नहीं, तो क्या तेज़ रन्स करने की ज़रूरत हुई तो बैटिंग ऑर्डर आपको लगता है कि बदलना चाहिए या फिर बाबर और रिजवान कर लेंगे? देखिए, फ़खर एक ऑप्शन है जो कि ऊपर से तेज़ी से रन्स बना सकते हैं, वो अभी तक फिट नहीं हुए, तो आई थिंक अभी इसी से ही हमें जाना पड़ेगा। बट थोड़ा सा इंटेंट को रखें कि हमने कम से कम जो 6 ओवर्स हैं उनमें 55 to 60 रन्स की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई भी मैच जो है वो छोटा हो सकता है, तो फिर जब आप दूसरी टीम के सामने टारगेट हो तो वो आसान हो जाता है थोड़े ओवर्स में ज़्यादा रन्स बनाना। लेकिन ये है कि हमारा मैच पर्थ में है, मेलबर्न में जितने मैचेस हो रहे हैं वो ज़्यादा बारिश के नज़र हो रहे हैं। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका आकिब भाई। वी विश गुड लक पाकिस्तानी टीम, इंशाल्लाह ये मैच जीतेंगे हम, और आगे जितने भी मैचेस होंगे हम ही जीतेंगे। खैर, अभी हम सैलाब मुतासरा इलाकों का जिक्र करेंगे, और लिटरली आजकल टेलीविज़न देखें, अखबारात पढ़ें, सोशल मीडिया देखें, ऐसा लगता है पाकिस्तान में तारीख़ का बदतरीन, इंसानी तारीख़ का बदतरीन सैलाब कभी आया ही नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि सैलाब मुतासरीन अब भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। आपको देख के लगता होगा ना कि सब मसाइल हल हो गए हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए हैं। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में मसाइल कम होने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मुतासर इलाकों में अब तक पानी मौजूद है, पानी के साथ कई वबाई अमराज भी मुतासर कर रहे हैं और घेर रखा है लोगों को। डेंगू ने सैलाबज़दा इलाकों में अपने पर फैलाए हुए हैं। मसला सिर्फ सिंध के सैलाबज़दा इलाकों तक महदूद नहीं है, कराची में भी आपको पता ही है, पंजाब में भी इनफैक्ट डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक में रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। डेंगू इज़ ऑल ओवर। और आपको ये बता दें कि मुतासरा इलाकों में एक और सबसे बड़ा इशू जो है वो प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन का सामने आ रहा है, जिन्हें ना तो मुनासिब खुराक मिल रही है और ना ही सर छुपाने के लिए जगह, मतलब अनइमेजिनेबल उनकी सिचुएशन है इस वक्त। और ऐसे में इन ख़वातीन की अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में पड़ी हैं, और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि मतलब जितनी आप मदद कर सकते हैं एक तो वो करें, और रोज़ करें, एवरी मंथ अपने बजट में से थोड़ा सा मुख्तस कर दें, बिकॉज वहाँ अभी भी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कमिंग बैक टू मेडिकल इश्यूज़, उस पर हमने बात करनी है, और मिनिस्टर हेल्थ सिंध अज़रा फजल पीचोहो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा बताइएगा कि सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी अभी भी नहीं निकला है, मौसम बदल रहा है, डेंगू अभी भी है, ऑल्दो ज़रा सर्दी बढ़ेगी तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या है सूरत हाल, कैसे आप लोग रोक रहे हैं? अगर ये वबाई अमराज इस तरह फैलते रहे तो खुदा न खास्ता एक नया अलमिया ना जन्म ले ले। बिल्कुल आपने सही कहा कि पानी बहुत सारे अज़ला में खड़ा हुआ है अभी भी, और उसकी वजह से अभी मच्छर की पैदाइश इसलिए नहीं है क्योंकि मच्छर जब उस पानी से जब निकलता है लावे से के हद से, तो वो मच्छर सर्दी की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मच्छर मर जाता है। लेकिन क्योंकि ये लावे रहते हैं पानी में, तो ऐन मुमकिन होता है कि अगले साल जब गर्मियाँ हों तो ये जो है मच्छर की तादाद, बहुत ज़्यादा मच्छर की तादाद हो और अगले साल हमें मलेरिया और डेंगू का मुकाबला करना पड़े। लेकिन इस वक्त जो है डेंगू की शरह भी कम हो रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है, और मलेरिया की भी शरह कम हो रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है। हमें अभी फ़िक्र जो है वो जो है सांस की बीमारियां या नज़ला ज़ुकाम और निमोनिया, इस तरह की बीमारियों का ख़तरा भी है, और उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स दिए हुए हैं लोगों को, और PDMA जो है उनको लोग जो घर से बेघर हुए हैं लोग, उनको कंबल भी मुहैया कर रही हैं ताकि वो उनका बचाव हो। लेकिन ये बिल्कुल जो है हो सकता है कि इसमें अभी जो है सांस की बीमारियां और निमोनिया और उसका ख़तरा है कि ज़ुकाम नज़ला हो सकता है इन लोगों को,
और इसके लिए इलाज के जो है हमारे यहाँ सिस्टम्स मौजूद हैं और जो भी बीमार होगा उससे मुकम्मल इलाज किया जाएगा। हमारे अस्पतालों में दवाएं भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, ये तो चले एक उस हवाले से बात होगी। अब बार बार ये बताया जा रहा है कि हामला ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मुतासरीन में शामिल है और ऑब्वियसली वो ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये बन गया है। तो इन ख़वातीन को किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या हुकूमत इनकी कोई मदद कर रही है? निजी इदारे अगर मदद करना चाहें तो इन ख़वातीन तक क्या पहुँचाया जाए? जी बिल्कुल, जो डिस्प्लेस्ड जो घर से बेघर हो गए थे लोग, वो उनके अंदर हामला ख़वातीन भी थी और हमने बिल्कुल उनका पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। हामला ख़ातून की रजिस्ट्री कराई और उन्हें जो है जो करीब तरीन फैसिलिटी हस्पताल थी जहां वो डिलीवरी करा सकती थी, वहां हमने उनकी रजिस्ट्री करा के और उन्हें एम्बुलेंस सर्विस भी दी, जब उनको टेलीफ़ोन नंबर्स भी दिए एम्बुलेंस सर्विस के, ताकि एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए वो जल्दी से वहाँ पहुंच सकें अस्पताल में जहाँ ये सहूलत मुहैया थी। इस तरीके से हमने बहुत सारी औरतों का जो है डिलीवरी जो है हमने अस्पतालों में कराई और इनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो एक तो ख़ुराक है, क्योंकि ख़ुराक अगर सही नहीं होती हामला ख़ातून की तो उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है कमज़ोरी और निकाहत की वजह से बच्चे जो है कमज़ोर पैदा हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है अनीमिया होता है जिसमें खून की कमी है, उसके लिए हमने ये उन हामला ख़ातून की जो है हमने असेसमेंट भी की इन सैलाब के दौरान कि उनके अगर वो उनकी खुराक की कमी थी तो हमने उनको खुराक का राशन दिए, हमने सप्लीमेंट्स दिए, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे पास होते हैं हामला ख़ातून के लिए वो दिए, और अगर और खून की कमी के लिए गोलियां दी, खून की कमी की और फोलिक एसिड की जो विटामिन होता है उसकी गोलियां दी हैं, और इनको इस तरीके से हमने उनकी निगहदाश्त की है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है उसमें ये भी आप लोग मेक श्योर करेंगे कि अब जहाँ ये वापस आबाद हो रहे हैं अपने घरों में जाके, सर्टनली जो डिस्पेंसरी जो अस्पताल थे वो भी तो मुतासिर हुए हैं लोगों के घरों के साथ, तो ज़रा बेहतर फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया की जाएँ, जहाँ नहीं थी वहाँ भी तामीर की जाए, बिकॉज़ बहुत बुरा हाल है अभी। देखिए, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल उन्हें टेंट्स दे रही है जब वो वापस जा रहे हैं घर, और वहाँ भी इनकी जो है खुराक का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। हाँ, जब ये इस बीमारी की वजह से अस्पताल जाना हो तो हमने जो पानी में जो इमारत अस्पतालों की ख़राब हो चुकी हैं या कमज़ोर हो चुकी हैं या अभी काबिल ही नहीं है कि वहाँ अस्पताल चलाया जाए, हमने उनके करीब तरीन एरिया में एक नई किस्म के मोबाइल यानी टेंट हॉस्पिटल्स भी कायम किए हैं ताकि वहाँ वो जा सकें अगर उनका अस्पताल जो है करीब कोई अस्पताल डैमेज हो चुका है तो। इसके अलावा जो है हम असेसमेंट करा रहे हैं जितनी भी अस्पतालें हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, उन 1000 से ज़्यादा अस्पतालें हमारी डैमेज हो चुकी हैं पार्शली या फुली, और इनको हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं और उनकी एक रिहैबिलिटेशन की हम जो है एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, और उसका जो है पूरा हमने बहुत सारे इदारों से बात भी की हुई है, बहुत सारे इदारे हमारे साथ शामिल होकर इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो है वो सरगर्म हैं और वो करेंगे। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि जो पहले फैसिलिटीज़ थी वही फैसिलिटीज़ को हम बारहा बेहतर करें। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ की फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने का भी एक प्रोजेक्ट है जो हम वर्ल्ड बैंक की से जो है निगोशिएट कर रहे हैं, और उसे इंशाल्लाह अगर वो वर्ल्ड बैंक का बोर्ड कर लेगा तो उसके बाद हम गवर्नमेंट डिस्पेंसरी 393 गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज उनको भी ऑपरेशनल 5 साल के वक्फे में कर लेंगे ताकि मज़ीद हम सहूलियात मुहैया कर सकें लोगों के लिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ये जल्दी हो जाए क्योंकि ज़रूरत बहुत है। लेकिन एक और इशू जो सामने आ रहा है वो अज़रा साहिबा वो है नेगलेरिया का। नेगलेरिया के केसेस जो हैं वो उनमें भी इजाफा नज़र आ रहा है, बल्कि कल ही एक शख्स जो है वो भी जान से गया है नेगलेरिया की वजह से। तो इस पर कुछ काम हो रहा है, क्या करना चाहिए, किस तरह रोकना चाहिए? जी बिल्कुल, इस साल के शुरू से अब तक 6 केसेस नेगलेरिया के आ चुके हैं।
मैं फिर भी हिदायत करूँगी कि जो लोग स्विमिंग करते हैं वो पानी के जो टैंक्स हैं उनमें अपनी तरफ से क्लोरिनेशन करें और स्विमिंग पूल्स की क्लोरिनेशन करें क्योंकि लास्ट जो केस आया है वो स्विमिंग पूल की वजह से है कि उसमें क्लोरीन नहीं थी तो उस वजह से हो गया। नेग्लेरिया बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इसकी वजह से अमवात हो सकती हैं और होती हैं, अमवात होती हैं बल्कि लेकिन इस वजह से मैं लोकल गवर्नमेंट से मैं गुफ्तगू कर रही हूँ कि वो पानी जो पीने का है, जो मिल रहा है, जो नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुँह हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसकी क्लोरिनेशन नहायत ज़रूरी है ताकि हर जगह क्लोरिनेटेड पानी पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हज़रा फजल पीछू हमारे साथ अच्छा, ये कितनी ख़तरनाक किस्म की बात है। मतलब समथिंग एज सिंपल एंड हार्मलेस एज स्विमिंग कैन कॉज यू दिस। तो लिहाजा जहाँ भी आप कोई स्विमिंग करने जा रहा है या कोई आदी है स्विमिंग करने का तो प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ का पानी साफ हो। नॉट ओनली दैट बट बल्कि आपके घरों में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैं जिसमें पानी भर रहे हैं, अगर आप खुश नसीब हैं लाइनों में आ रहा है तो वो, और अगर आप टैंकर वगैरह मंगवाते हैं तो मेक श्योर उसमें आप जो मुनासिब मिक़दार ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स मिलती हैं वो आप डालें और ओवरडोज भी नहीं करना क्लोरीन से। उसको आप पढ़ सकते हैं कि एक टैंक में कितनी, एक मेरा ख्याल है टैबलेट काफ़ी होती है अगर फुल टैंक मतलब ये वो चीज़ें ना जो ध्यान में भी नहीं आती, तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ इससे बाय द वे याद आई कि गैस का प्रेशर एकदम से कराची में एटलीस्ट मैंने सुना है, मेरे अपने घर गैस का प्रेशर जो है वो कम होना। अच्छा, मेरे यहाँ तुम अब मुख्तलिफ औकात में लोड शेडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग आ रही होती है और हांडी रोटी उस टाइम जो भी करना है आपने कर लें। उसके बाद दोपहर को तो बहुत 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप बिल्कुल चली जाएगी। फिर रात में अगर आ गई तो आ गई, बट फिर बहुत लेट नाइट कहीं आती है, अर्ली मॉर्निंग की जो काम हो सकता है वो हो सकता है। ये ऑलरेडी अभी कोई सर्दियां नहीं आई और ऑलरेडी ये हाल हो रहा है, तो फिर कुछ बंदोबस्त कर लें। सुबह सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ट्वीट की है, जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का दिन आज ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौजें गैर कानूनी तौर पर उतारी थीं। 5 अगस्त को आपको याद है 2019 में भारतीय हुकूमत ने यकतरफ़ा इक़दामात से मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी और ये मसला जूँ का तूँ है। आज 75 बरस हो गए हैं तकरीबन और कश्मीरी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीरियों का मुकदमा कब हल होगा? ये ऐसा लगता है कि आलमी बरादरी को इससे कोई फिक्र गर्ज नहीं, मतलब इसमें वो उनकी ये प्रायोरिटी भी नहीं है, वो सोच भी नहीं। मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की दुनिया के कोनों कोनों में इतनी बात होती है, लेकिन कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है उसका कोई जिक्र मतलब ताज़ा बात यूक्रेन की होती है और उसके बाद देख लें कि कश्मीरियों के साथ मतलब दहाइयों से ये होता चला आ रहा है और उस पर दुनिया को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी होनी चाहिए। कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड कराची स्पेसिफिकली आपको बताएं कि कराची इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर दूध फरोशों के सामने घुटने टेक दिए हैं और कमिश्नर कराची ने नई कीमत 170 रुपये मुकर्रर कर दी है। और वैसे ना भी करते तो इससे ज़्यादा कहीं मिल रहा था सब जगह दूध। बाय द वे इससे तो दूध फरोशों ने बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया, उन्होंने आई बाई कर दी है इस बात की। और मुज़ायका खैर सूरत हाल ये है कि कमिश्नर कराची ने दिसंबर 2021 में आपको याद होगा दूध की कीमत 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की थी, लेकिन उसके बाद शहरी अब तक 180 रुपये किलो जो है वो दूध ख़रीद रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इंतज़ामिया के सर पे जूँ भी रेंगी हो। ये हम वैसे ऐसी बात है कि जिस काफ़ी देर से हम लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं और दूध ने जी डबल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करने के करीब ही हैं और 200 रुपये किलो भी बेचना शुरू कर दिया है। अक्सर बाज़ जगह डबल सेंचुरी हो चुकी है। हाँ। अब मुझे कितने का मिल रहा है? 180-85 का मिल रहा है शायद। अच्छा, और इससे पहले 200 का भी बीच में मिल रहा था। बिल्कुल, ये तो आप जहाँ से लेंगे उनकी अपनी कीमत होगी और वो आराम से कहेंगे जी हमसे लेना तो ले लो वरना कहीं और चले जाओ। अब आवाम का क्या कहना है? सुने 200 रुपये दूध चल रहा है, इतनी महंगाई है। टमाटर देखो 250 रुपया किलो, अभी क्या करेंगे? जो रेट है हुकूमत लिस्ट में आते हैं उससे तो हट के ही रेट मिलते हैं। मार्केट में जाओ, चाहे दूध पे जाओ, गोश्त पे जाओ, मुर्गी पे जाओ, जिस चीज पे भी जाओ ना मार्केट से हर चीज हट के है ना मिलती है। सब भी गरीब है, अब तो सब गरीबी हो गए। इतनी महंगा ये वो बंदा करे तो क्या करे, फीसें भरे, हाल बेहाल हो गए। तो हुकूमत को तो चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करे और नोटिस ले इनसे, क्योंकि एक बार ही कमिश्नर निकल आता है उसके बाद वो पता ही नहीं चलता कहाँ।
तो कमिश्नर बुरा कराची से हाल भी है लोगों भाई। को शिकायत हैं कि एक ही बार निकल आते हैं, उसके बाद कीमतों का कुछ अता पता होता नहीं है। उन्हीं से जान लेते हैं। इकबाल मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा ये बताएं कि कराची में दूध फरोशों ने पहले खुद ही कीमत बढ़ा दी थी और उसे 200 से ऊपर ले गए थे, लेकिन इंतज़ामिया उस वक्त भी रोक नहीं पाई थी और अब उनके दबाव में आकर 50 रुपए फ़ी लीटर यकदम बढ़ा दिया गया है। तो ये शहरियों के साथ ज़्यादती है। अभी आपने सुना ही होगा कि उनका क्या कहना है। ये जो उन्होंने प्राइस बढ़ाई थी वो यूनिलेटरल थी, इनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हम लोग करते हैं डिटरमिन प्राइस को, और जब हम डिटरमिन कर रहे होते हैं तो स्टेक होल्डर्स सारे के सारे जो सप्लाई चेन में आते हैं वो हमारे साथ होते हैं। अब जब हम मीटिंग करते हैं कमिश्नर ऑफिस में तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो अंडर डिस्कशन आते हैं। कोशिश ये होती है कि सब लोग एक बात पे मुत्तफिक हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे मुत्तफिक हुए कि जो फार्मर्स हैं उनको 153 दिया जाए, 7 रुपये के प्रॉफिट के साथ होल सेलर्स को, फिर 10 लीटर्स प्रॉफिट के साथ 170 में रिटेलर्स को। अब सब के सब मुत्तफिक हुए, सारे के सारे लोग मीटिंग्स में मौजूद थे, उनके साइन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पे इंशाअल्लाह ताला इसको इस प्राइस को, जो नई प्राइस हमने नोटिफाई की है, साहब आई वंडर कि आपके मुत्तफिक होने से फ़र्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि कीमतें तो इससे पहले ही बढ़ा दी थी। अब आपने अगर ये मुकर्रर कर दिए तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क तो तब पड़े ना जब सरकारी रेट के ऊपर अमल दरामद कराया जा सके। ये कैसे कराएंगे? मेरा ये ख़्याल है कि अमल दरामद इस पे हो रहा है, क्योंकि जो सप्लाई चेन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द फार्मर, वो आपके सामने मीडिया में आके उन्होंने ऐलान किया था कि हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं। आपके सामने मीडिया में आके होल सेलर्स ने कहा कि हम भी इस पे मुत्तफिक हैं, और फिर रिटेलर्स ने। अब कोई जवाज़ नहीं है। इंडिविजुअली फिर टेलीफोन पे सबसे बात हुई कि क्या ये आप लोगों ने कहा है कि इस तरह से हम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन हम इसको इंश्योर कराएंगे। तो इसका कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई फिर भी कोई बीच में इस तरह से कोई रिटेलर है या कोई बंदा है जो इस तरह से चाहता है कि वो ज़्यादा प्राइस ले, आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम उसका तदारुक करेंगे और एक्शन लेंगे। अच्छा, एक क्लैरिटी आपसे चाहिए, क्योंकि बाकी बातें तो आपने खैर बता ही दी। एक दफ़ा आवाम की आगाही के लिए ये निज़ाम समझा दें कि सरकारी रेट से ऊपर अगर दूध कहीं बेचा जा रहा हो तो शिकायत कहाँ की जाए, कैसे की जाए, ये भी बताइए, और इस पर एक्शन क्या होगा ये भी बता दें, और नाजायज़ मुनाफा खोरी की सज़ा क्या होती है, ये सब कुछ ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जैसे मैं कह रहा था कि अगर कोई इस तरह से शिकायत है कि 170 में दूध नहीं मिल रहा, इससे ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है, तो आप बराए मेहरबानी हमारे ऑफिस में आप 1299 टेलीफोन नंबर है, टोल फ्री है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आप ऑफिस में कर सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, मुख्तियारकार के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, कमिश्नर ऑफिस में आप कर सकते हैं, जो हमारे नंबर्स हैं। आप हमारे फेसबुक और उस पर भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे ज़्यादा कीमत ली जा रही है। और ये जो पिछले हफ्ते में हम कार्रवाई कर रहे थे, ये इन्हीं शिकायत की बुनियाद पे हम कर रहे थे, और जो दूध की कीमत 200 से ज़्यादा ली जा रही थी अब पीछे आ गई। ये जो हमारी कार्रवाई थी उसका जो अच्छा नतीजा निकला वो इस वजह से कि जो लोग शिकार हुए इस मुनाफाखोरी के, उन्होंने हमसे तावन किया, हमें बरवक्त इत्तला दी और हमने उस पर बरवक्त कार्रवाई की। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ आपकी तवज्जो से कि आप भी हमारे साथ तावन करें और हमें बरवक्त इत्तला दें। और ये जो हमारी सोसाइटी में एक ग्रीड आ गई है कि हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए, रातों रात अमीर होना है, इससे हमने एज अ सोसाइटी रोकना है। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब। मतलब आवाम अगर आपको तकलीफ है तो आप शिकायत दे के कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाएं दूध। हाँ, लेकिन आप बड़े काम थे और बड़ा इत्मीनान आप पे हमें नज़र आ रहा था, तो लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही फील हो रही है ये प्राइसेस की, और किसी को नहीं हो रही। वैसे बहुत शुक्रिया। चलें, लेट्स नॉट कमेंट, क्यों काम तो नहीं। No, I think अच्छा, बाय द वे अभी मैं पढ़ रहा था जियो वेब डेस्क और इमरान खान साहब का रद्द अमल ये है फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अखबार को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि गैर मामूली लड़ाइयों में प्यादे अपनी औकात से बढ़कर काम कर जाते हैं।
नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो बने हैं, अब मैं और अब्दुल्ला ये डिबेट कर रहे थे कि उनको क्या ब्रिटिश एशियन कहे। नहीं, वो तो एहसन खान का लक़ब है, वो तो हेयर एंड देयर है ना, मतलब ये देयर ही है। ब्रिटिश एशियन एहसन खान तक खत्म हो गया वो, उसके बाद मतलब इनको कुछ और किस तरह इनको टर्म करें। खैर एनीवे वो तो हम अभी पूछ ही लेंगे। लेकिन इन्होंने जी प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा जो है वो संभाल लिया है। ऋषि सुनक ने पहले खिताब में एतराफ़ किया कि बरतानिया को माशी बहरान का सामना है और मुश्किल फैसले करने होंगे और नई नस्ल को कर्जों के बोझ तले नहीं छोड़ेंगे, ये उनका कहना था। और उनका कहना था कि वो बरतानवी अवाम का एतमाद जो है वो जीतेंगे, जीत भी सकते हैं। ही इज सो यंग एंड आई एम श्योर पीपल विल लाइक हिम। 57th प्राइम मिनिस्टर बाय द वे ऑफ बरतानिया, ही इज ओनली 42 इयर्स ओल्ड और इनके वालिदैन पंजाबी हिंदू हैं। इनके दादा दादी गुजरावाला पाकिस्तान में जो है अब पैदा हुए थे प्री पार्टीशन, और उन्होंने बरतानिया के पहले गैर सफ़ेद फाम वज़ीर आज़म बनकर सर्टनली एक तारीख तो रकम की है। जनूबी एशियाई कम्यूनिटी इस पर खुश भी है। अब देखना ये होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी इनकी उम्मीदों और तवक्कुआत पर किस हद तक पूरी उतरती है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने अपने ब्यूरो चीफ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से बात की थी और उनसे हमने बहुत से सवाल किए थे, बिकॉज हम सारे ही क्यूरियस हैं उनके बारे में। तो पहला सवाल जो हमने उनसे ये किया, ऋषि सुनक ऑब्वियसली बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए हैं, पाक भारत कम्यूनिटी के लिए ये कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो उस कम्युनिटी का क्या रद्द अमल है, ये जवाब आया। जी, ऋषि सुनक का बरतानिया का वज़ीर आज़म बनना यहाँ की जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ये एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है। एक तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है यहाँ की जो नई जनरेशन है उनके लिए। जो ये ऋषि सुनक का वज़ीर आज़म बनना ये साबित करता है कि इस मुल्क में अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, और जो टैलेंट है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषि सुनक का वज़ीर आज़म बनना यहाँ की जो इंडियंस, पाकिस्तानीज़ और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, जो एथनिक जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल है कि उनके जो वालिदैन हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से भी है और पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से भी है, जहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया, वो केनिया गए और फिर साउथहैम्पटन आए। और ऋषि सुनक का 42 ईयर्स की एज में वज़ीर आज़म बनना एक और अलग से एक रिकॉर्ड है कि पिछले 200 साल में वो वाहिद पहले वज़ीर आज़म हैं जो इतनी कम उम्र में वज़ीर आज़म बने, और उसके साथ साथ इससे पहले वो चांसलर के ओहदे पर भी रह चुके हैं और बहुत अहम पोजीशंस के ऊपर वो रह चुके हैं। अच्छा, मुर्तज़ा साहब ने हमने ये भी पूछा कि वैसे तो बरतानिया ओवरऑल ही मसाइल में घिरा हुआ है, इस वक्त इकॉनमी का बुरा हाल है, हमारा भी कोई अच्छा हाल नहीं है, हम किसी और की बात करें तो अजीब लगता है। हाँ, लेकिन एक साउथ एशियन कम्युनिटी की भी कुछ तवक्कुआत होंगी, तो क्या हैं लोगों की इनसे तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस या सॉर्ट ऑफ डिमांड्स? जी, इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि क्या ऋषि सुनक कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे जिससे एशियंस को या इंडियंस को इस हवाले से को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो लगता नहीं है किस तरह की वो पॉलिसी लाएंगे या वो ला सकते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो भी जो पॉलिसी होगी वो सिस्टम के अंदर रहते हुए होगी। और जो चूँकि ऑलरेडी एक जो ट्रेड डील, ओपन ट्रेड डील चल रही है बरतानिया की और इंडिया की, और इस हवाले से इंडिया बरतानिया पर प्रेशर भी डाल रहा है कि दिवाली तक जो इंडिया ने डेडलाइन दी थी कि उस ट्रेड एग्रीमेंट को, जो ओपन ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको साइन हो जाना चाहिए था। और पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि शायद अब वो जो ओपन ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो सकेगा। अब वो या तो ये, और उस हवाले से बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन अब ऋषि सुनक के आने के बाद एक उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वो ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और बरतानिया के दरमियान है वो हो जाए। वो अच्छा जी, ये तो चलें देख लेंगे। एक और सवाल जो कि ऑब्वियसली जहाँ हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो यही पता चलता है कि एक आम उनकी शनाख्त यही है कि वो एक इंतहाई अमीर शख्स है, मतलब बहुत ही, बल्कि मीम्स तो बन रही है रिचर देन द किंग हिमसेल्फ। तो एक अच्छा प्रोफेशनल से भी अमीर होंगे, ये नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि कल उनकी बात तो लग रहा था उनसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस, तो हमने खैर ये पूछा और अच्छे प्रोफेशनल करियर भी रहा है उनका, लेकिन माशी फ्रंट पर उनकी परफॉर्मेंस जो है उस पर सवाल रहे हैं। तो क्या समझा जा रहा है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कोई प्लान पेश किया है? मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। इस ट्रस्ट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सिर्फ 50 दिनों में इतनी बुरी थी कि लोगों को उनमें अब ऋषि सुनक में एक होप नज़र आ रही है, उनको उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह का क्राइसिस बरतानिया फेस कर रहा है पिछले कई सालों से और ख़ास तौर पर पिछले कई महीनों से, जो यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है जिस तरह से वो बढ़ी हैं, वो ऋषि सुनक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऋषि सुनक को इससे पहले जब वो
चांसलर थे और ख़ास तौर पर जो कोविड लॉकडाउन हुआ था 1.5 साल तक यहाँ पर इकॉनमी और सब कुछ बंद था, उस वक्त ऋषि सनक के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो बजट अनाउंस किया, मुख्तलिफ जो स्कीम्स अनाउंस की थी, वो बड़ी मशहूर हुई थी और लोगों ने उनको पसंद किया था। ऋषि सनक के लिए अब चैलेंज ये है कि ये सारे मामलात तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आकर बहुत कम वक्त में, सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर, अगर ऋषि सनक जो बरतानवी आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं होते तो उनके ऊपर भी उसी तरह का प्रेशर और क्रिटिसिज्म होगा जो बोरिस जॉनसन पे था और जो लिज ट्रस पर था। शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। अच्छा जी, वक्त कम है लेकिन हमने आपको बताना है कि मारूफ एंकर पर्सन सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद का आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा है और सर्टनली आवाम की बड़ी तादाद भी ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें, इनके अहले खाना को सब्र दे। We'll see you tomorrow.